नमस्कार, मैं हूं रंजन कुमार और आप देख रहे हैं मेरे उपन्यास पर आधारित ये श्रृंखला साइकोलॉजी फौजी एंड प्रोफेसर पुराण। और इसमें चल रही है कहानी रमेश बबुआ की। पिछले अंक में जहां तक आपने देखा था, जहां तक आपने इस कहानी को सुना था, आज उसके आगे बढ़ते हैं। 2 महीने से रमेश बबुआ से मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई थी और अचानक से एक दिन रमेश बबुआ अपने पिताजी के साथ सोमवार की सुबह सुबह मेरे घर आए। उनके पिताजी को देवकुंड महादेव तक जाना था और रमेश बबुआ ने इच्छा जाहिर की थी कि रंजन भैया से मुझे मिलना है, आप मुझे उन तक छोड़ दीजिए और वापस आते वक्त मुझे लेके आइएगा। तो उनके पिताजी ने जाने के क्रम में उन्हें मेरे पास सुबह सुबह छोड़ दिया। अब जब रमेश बबुआ को मैं ले गया तो वो बहुत ही कातर होकर के मेरे कंधे पर सर रख करके रोने लग पड़ा अकेले में। मैंने उसे ढाढ़स बंधाया और समझाया कि बीमारियां आती हैं जाती हैं, परेशान क्यों हो रमेश, तुम भी ठीक हो जाओगे, जल्दी ठीक हो जाओगे। तब रमेश ने मुझसे शिकायत की, भैया 2 महीने से आपने मेरी कोई खोज खबर नहीं ली। मैंने भी रमेश को बताया कि 10वीं बोर्ड का जो मेरा एग्जाम होने वाला है, मैं भी उसकी तैयारी में व्यस्त था और मुझे पता ये चला कि तुम बुखार और जॉन्डिस, संभावित जॉन्डिस के कारण आराम करने की सलाह तुमको दी गई है। इसलिए मुझे नहीं लगा कि घर तक आकर के रमेश को देखना चाहिए। मैंने सोचा ये शायद नॉर्मल चीज है, बहुत ज्यादा गंभीर नहीं है, आराम की सलाह दी गई है और चाचा से हर दूसरे दिन हालचाल मिल ही जाता है, इसलिए मैं तुम्हारे घर तक नहीं आया। अब उस वक्त तक रमेश को बहुत मुझसे स्नेह था और मेरे तरफ से भी उस स्नेह का प्रत्युत्तर वैसा ही उसको मिलता था जैसे एक छोटे भाई को दिया जाता है। और इस दुनिया का एक दस्तूर मैं आपको बताता हूं कि प्रेम की अगर छोटी सी भी तरंग कहीं एक हृदय से उठती है तो वो दूसरे हृदय में जाकर के हलचल जरूर मचाती है। अगर आप सच्चे मन से किसी को स्नेह प्रेम कुछ भी देते हैं तो वो दूसरे के हृदय तक पहुंचेगा जरूर। उसके हृदय में उसका कंपन, उसका बिछोव उसे महसूस कराएगा जरूर। ये परमात्मा की गारंटी है, यही परमात्मा का तरीका है और यही इस दुनिया का दस्तूर है। इसी तरह से जैसे अगर कोई नफरत का बीज एक तरफ से उठा है तो जहां और जिसके लिए उठा है उसके मन तक वो तरंगे पहुंचेंगी और हलचल मचाएंगी जरूर। ठीक उसी तरह से जिस तरह से प्रेम की तरंगे भी हलचल मचाती हैं। तो उन दिनों में मैं आइडियल हुआ करता था रमेश बबुआ का, क्योंकि मैं एक निस्वार्थ प्रेम उसे अपने छोटे भाई जैसा करता था। और वो पढ़ने आता था तो वो कोई ट्यूशन मैं उसे नहीं पढ़ाता था, मेरा भी रिवीजन हो जाएगा और उसे कुछ सीखने को मिल जाएगा। इस क्रम में उसके पिताजी ने कहा था मुझे कि अपने अपने इस छोटे भाई को भी थोड़ा मैथ अच्छे से सिखा दो, अपनी ही तरह इसका भी मैथ अच्छा कर दो। तो मैंने कहा था कि इसको रोज आप शाम को ले आइएगा, शाम को आने कह दीजिएगा और मैं इसको मैथ पढ़ा दूंगा और वापस जब आप जाएं, रात में इधर से जाते हैं घर, तो इसको लेते जाइएगा। तब से ये क्रम लगातार पिछले 3 सालों से चल रहा था और आशातीत सफलता भी मुझे मिली थी रमेश बबुआ के गणित विषय को ठीक करने में, विज्ञान विषय को ठीक करने में, उन सभी विषयों को इनफैक्ट ठीक करने में जिन विषयों पर मेरा अच्छा कमांड था, जिसमें हिंदी भी शामिल थी, अंग्रेजी भी शामिल था, मैथ भी शामिल था, साइंस भी शामिल था। अब मेरे जो विषय कमजोर थे वो थे इतिहास, भूगोल। तो वो छोड़ करके मैं रमेश बबुआ की पढ़ाई में उसके हर सब्जेक्ट को देखता था और जो कुछ भी वो पूछता था उसका जवाब देता था।
तो वो 3 साल से जो प्रेम रमेश बबुआ को मिला था, उस प्रेम ने उसको ये भरोसा दिया कि उसने मुझसे वो राज साझा किया जो राज वो अपने माँ और पिताजी तक से भी साझा नहीं कर पाया था। उसने मुझे बताया कि भैया जो आप समझ रहे हैं या जो लोग समझ रहे हैं ये बात तो हरगिज ही नहीं है। और उसके बाद उसने पूरी तरह से सारी बातें मेरे सामने एक एक करके खोल के रख दी। और जैसे जैसे वो अपनी बातें बताता गया, मैं हर कदम पर चौंकता गया और यह भी सोचता गया कि इस समाज में लोग कितने दुस्साहसिक हो सकते हैं। सतेंद्र चाचा को मैं लानतें भेज रहा था मन ही मन, और मुझे इच्छा हो रही थी कि अगर अभी सतेंद्र चाचा मिल जाएं और अगर मैं उन्हें थप्पड़ मार सकूं तो शायद मैं थप्पड़ मार देता। एक बच्चे की छोटी सी क्यूरियोसिटी कि दो सांड आपस में क्यों लड़ रहे हैं, उसका उन्होंने ऐसा विभत्स अंत करा था जिसके लिए उनको हरगिज ही माफी नहीं दी जा सकती थी। रमेश ने आगे मुझसे यह भी बताया कि सतेंद्र चाचा बताते हैं कि अगर मैं ये बात सबको बता दूंगा, अपने पापा को और मम्मी को भी बता दूंगा, और ये बात अगर समाज में फैल जाएगी तो मुझे किन्नर वाले लोग उठा के ले जाएंगे। और वो बताते हैं कि किन्नर नाम की एक प्रजाति होती है जो न मेल होते हैं न फीमेल होते हैं, और उनका यही काम होता है, और वो भीख मांग करके खाते हैं, और साथ में हर जगह जहां कहीं भी कुछ भी शुभ कार्य हो वहां जाके बधाइयां गाते हैं और उसके बदले में पैसा मांगते हैं। और जहां कहीं भी जिसके भी घर में ऐसी कोई औलाद हो जाती है, ये उनका हक होता है कि उठा के ले जाएं। तो अब हमने तुम्हारा अंडकोश निकाल के बाहर कर दिया है, तो तुम ना अब पुरुष हो ना ही स्त्री हो, ना तुम्हारी जेंडर मेल की है ना फीमेल की है, तो अब तुम किन्नरों के समुदाय से एक तरह से हो गए हो, बन गए हो। तो जैसे ही पता चलेगा वो तुमको ले जाएंगे। इसलिए बेहतर है रमेश कि अगर तुम अपने माँ पिता और इस घर में बने रहना चाहते हो तो अपना मुंह सदा के लिए बंद रखो। जब हमने रमेश से पूछा कि सतेंद्र चाचा अभी भी क्या घर में ही हैं और वो अपनी ड्यूटी क्यों नहीं गए हैं, तब रमेश ने बताया कि सतेंद्र चाचा जब से मुझे लेकर के आए हैं तब से वो अपनी ड्यूटी नहीं गए हैं और दिन रात मेरे साथ मेरे दलान में बैठे रहते हैं और हर वक्त मुझे यही समझाते रहते हैं, और दिन भर में कई बार पूछते हैं कि किसी से बताया तो नहीं ये बात, और फिर उसके बाद डराते हैं कि बताना भी मत, अगर बताया तो मेरी तो जो दुर्गति होगी सो होगी, तुम्हारी मुझसे भी बहुत ज्यादा दुर्गति होगी। अब रमेश ने मुझसे साझा किया कि जब भैया दिमाग मेरा बिल्कुल फटने लगा था, जब मुझे लगा कि मैं अब कहीं जाकर के कुएं में कूद जाऊंगा क्योंकि अब जान दे देने का मन करता है, तब मैंने सोचा कि मुझे आपसे मिलने आना चाहिए। और तब मैंने पापा को कहा कि मुझे रंजन भैया के पास ले चलिए, और आज मैं आपके पास आ गया हूं। मुझे नहीं समझ आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो किसी दिन जाकर के मैं कुएं में कूद जाऊंगा। मैंने रमेश को समस्या का समाधान ये बताया कि तुम्हारे पिताजी को सब बात बताते हैं, जिसके लिए रमेश राजी नहीं हुआ। वह ये रिस्क लेने के लिए हरगिज तैयार नहीं था, और उसने मुझसे किन्नरों के बारे में पूछा कि क्या सतेंद्र चाचा ठीक कहते हैं। तो मेरी कोई जानकारी किन्नरों के बारे में नहीं थी, सिर्फ इतना ही जानता था कि किन्नर एक प्रजाति होती है और वो भीख मांग करके अपना क्रियाक्रम, दैनिक क्रियाक्रम की आवश्यकताएं पूरी करते हैं। ट्रेनों में भीख मांगते हुए मिल जाते हैं, और या फिर किसी के भी गृह प्रवेश पर या बच्चे होने पर बधाइयां गाते हुए शहरों में मिल जाते हैं। गांव तरफ तो किन्नरों का आना कम ही होता है, तो मैं इससे ज्यादा जानता नहीं था। तो मैंने रमेश बबुआ को अनभिज्ञता प्रकट कर दी अपनी कि मैं इसके बारे में नहीं जानता कि रमेश चाचा जो ये कह रहे हैं कि किन्नर तुम्हें उठा के ले जाएंगे, इसमें कितनी सच्चाई है और कितना ये झूठ है। लेकिन मैंने रमेश को यह सलाह जरूर दी कि हर हाल में ये बात अब तुम्हारे पिताजी को बता दी जाए, यह समय आ गया है। रमेश इसके लिए तैयार नहीं हुआ
और उसने मुझे बहुत निवेदन किया कि आप भी किसी भी तरह से ये बात मेरे पिताजी को नहीं बताएंगे, भैया आपको मेरी कसम है। मैंने उसे यह भी समझाया कि कसम मैं नहीं ले रहा और कसम पर मैं ऐसे यकीन नहीं करता। कसम को जब स्वीकारा जाए तभी कसम को स्वीकृत माना जाता है। और अगर ये बात तुम्हारे हित की होगी तो मैं, जब तक मुझे लगेगा कि इसमें तुम्हारा हित है, तब तक मैं तुम्हारे पिताजी को नहीं बताऊंगा। जिस दिन मुझे लगेगा कि तुम्हारा हित इसमें है कि इस बात को बता दिया जाए, उस दिन मैं आगे अपने विवेक के अनुसार निर्णय लूंगा। तो तुम अभी मेरे तरफ से निश्चिंत रहो कि अभी मैं चाचा को कुछ भी नहीं बताने जा रहा। लेकिन जिस दिन लगेगा कि सत्येंद्र चाचा के इस कारनामे को बता देने की जरूरत है, तब मैं आगे जरूर बता दूंगा। तो रमेश डरा हुआ तो था ही, और रमेश अंदर से परेशान भी था। और रमेश ने मुझसे साझा किया कि कहाँ चाचा ने मुझे कहा था कि इससे आध्यात्म और मोक्ष की बड़ी बड़ी बातें समझाई थी। कहा था जोगी मुनि ऋषि मुनि जहां ध्यान करते रहते हैं जिसके लिए, और उनको विषय वासना काम वासना भटका देती है, ये काम वासना का जो केंद्र है, मैं इसी को तुम्हारे शरीर से हटा दे रहा हूं, तो तुम एक अद्भुत बालक बन जाओगे। तुम आगे आने वाले समय के न्यूटन हो सकते हो, आगे आने वाले समय के विवेकानंद हो सकते हो, और विषय वासना तुमको कभी आगे भटकाएगी नहीं। इससे तो तुम्हें मैंने मुक्त कर दिया इसका ऑपरेशन करके। सत्येंद्र चाचा को लाख लानते भेजते हुए मैंने रमेश को समझाया कि जो कुछ भी हुआ है वह बहुत ही गलत हुआ है, और इस गलती की जितनी भी सजा दी जाए सत्येंद्र चाचा को उतनी ही कम है। लेकिन उस सजा के हकदार तुम भी हो, क्योंकि तुमने बराबर सहयोग सत्येंद्र चाचा को किया है, और उनकी हर बात में बिना किसी की सलाह लिए आंख मूंद के उन पे भरोसा करते चले गए, ये जानते हुए भी कि सत्येंद्र चाचा को गांव वाले पागल कहते हैं। लोग कहते हैं कि इनका एक माला खिसका हुआ है। अब रमेश पछता तो रहा था, और साथ में उसने स्वीकार किया कि भैया अब मेरा सारा ध्यान दिन रात सिर्फ वहीं पे लगा रहता है जो मेरा अंग निकाल के बाहर कर दिया गया है। पहले कभी मैंने उस अंग पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब से वो मेरे शरीर से ऑपरेशन द्वारा चाचा ने निकाल के बाहर कर दिया है, मेरी सारी दिन भर की मन स्थिति यही रहती है कि मेरा ध्यान वहीं टंगा रहता है और घूम फिर के वहीं पहुंच जाता है। मैं उसकी बड़ी कमी महसूस करता हूं अपने अंदर, और वहां एक खालीपन सा महसूस होता है। और इस परिस्थिति में ना तो मैं पढ़ सकता हूं, न ही मैं सुकून से रह सकता हूं, न ही मुझे अच्छे से नींद आती है, और मैं रात को चौंक चौंक के डर डर के उठ जाता हूं। और सबसे दुख की बात है कि मैं इसको किसी से साझा भी नहीं कर सकता। आज आप पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिसके साथ मैं अपनी ये तकलीफ साझा करने के लिए आया हूं। मेरे लिए बड़ी ही दुविधाजनक परिस्थिति थी। मैंने कहा चाचा से ये बात साझा की है कि यहां एक खालीपन महसूस हो रहा है, जो अंग कट के शरीर से अलग हो गया है, वहां पे तो एक खालीपन महसूस होगा ही ना। तो सत्येंद्र चाचा ने इसका कोई उपाय बताया, पूछा। तो रमेश बबुआ ने बताया कि सत्येंद्र चाचा ने 50-50 ग्राम के 2 बाट लाए हैं मेरे लिए, और एक छोटी सी थैली कपड़े की बनाई है, उसमें दोनों तरफ 50-50 ग्राम के 2 वाट टांक दिए हैं, और उसमें एक नाड़ा लगा दिया है, और उसे कहते हैं कि तुम वहां पे टांग लो, और इसे तुम्हें जो है वहां जो खालीपन होता है वो महसूस नहीं होगा, और वहां पे टांग करके तुम उसके ऊपर चड्ढी अपनी पहन लो। रमेश ने आगे यह भी बताया कि ये करने से भी हमें लाभ नहीं हो रहा, हमारा खालीपन तो फिर भी नहीं जाता। जब मैं रमेश ने बताया कि जब मैं सत्येंद्र चाचा को ये कहता हूं कि जब मैं चलता हूं तो मुझे अजीब सी फीलिंग आती है, और मेरे पैर अब बराबर नहीं पड़ते, लड़खड़ाते हुए पड़ते हैं, क्योंकि हमें उस वक्त भी
अपने उस अंग की याद सताती है, वहां पे खालीपन महसूस होता है। तो जो मैं पैर पहले सामान्यतया रख लेता था धरती पर एक के बाद दूसरा, वो नहीं रख पाता। तो ऐसे लगता है जैसे मैं मतवाला होकर के नशे में चल रहा हूं लड़खड़ाते हुए। तो मैंने रमेश को कहा कि अब इलाज एक ही है, या तो तुम्हारे पिताजी को सब कुछ बता दिया जाए। तो उसने कहा नहीं भैया रुकिए, सतेंद्र चाचा से ही फिर पूछेंगे कि इसका क्या इलाज और हो सकता है। और दूसरी बात उसने कही कि मैं फिर से चाहता हूं कि मैं आपके पास रोज पढ़ने आऊं। मैं नहीं चाहता कि दिन भर मुझे सतेंद्र चाचा घेरे रहें, और इसके लिए पिताजी राजी नहीं हो रहे। तो आप पिताजी से मेरे ये बात कह दीजिए कि वो मुझे आपके पास पढ़ने के लिए ले आएं। अगर जरूरत है और मुझे पैदल नहीं चलने देना चाहते, और पैदल चलने में तो मुझे भी अब अजीब सा लगता है जैसे मैं लड़खड़ाता चल रहा हूं, तो मेरे पिताजी से कहिए कि वो मुझे गाड़ी पर बिठा के आपके पास ले आए और रोज यहां से ले जाएं, लेकिन मेरी पढ़ाई शुरू करवा दें आपके पास। जब तक हम लोग ये सब बातें कर रहे थे तब तक चाचा जी भी देवकुंड महादेव से वापस लौट आए, और चाचा जी से मैंने रमेश की वो बात जरूर साझा करी कि रमेश पढ़ने के लिए लालायित है और मेरे पास तक पढ़ने के लिए आना चाहता है। अगर इसकी तबीयत अभी साथ नहीं दे रही है और ये इतनी दूर पैदल अभी नहीं चल सकता, तो आप इसको रोज गाड़ी पर लेकर के आइए और गाड़ी से लेकर के जाइए। लेकिन इसका वहाँ घर में लेटे लेटे मन नहीं लगता, तो इसको आप कम से कम मेरे पास वो 3-4 घंटे के लिए पढ़ने के लिए शाम को जो आता है वो शुरू करा दीजिए इसका। और चाचा ने उसकी सहमति भर दी। उसके बाद शाम को रमेश पढ़ने आने लगा, और 2-3 दिन बाद रमेश ने बताया कि जब उसने सतेंद्र चाचा को ये बात बताई कि अब मैं पढ़ने जाऊंगा, तो सतेंद्र चाचा बहुत परेशान हुए। और जब मैंने उन्हें यह भी बताया चाचा से कि मैं पैदल नहीं चल पा रहा, और क्या पता आगे भी मैं पैदल चल पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि आपने जो तरीका बताया है कि वहां पे कपड़े में बंधे हुए थैले को, जिसमें 2 50-50 ग्राम के बाट हैं, उसे लटका लो, वो लटका करके तो मैं और भी असहज हो जाता हूं, और ये बहुत अजीब सा हास्यास्पद भी लगता है, उससे मुझे परेशानी होती है, तो मैं ऐसे भी नहीं कर सकता। तो सतेंद्र चाचा बड़े ही शातिर और बड़े ही अपने कर्म को छिपाने में बड़े ही सिद्धहस्त खिलाड़ी रहे एक तरह से। अब सतेंद्र चाचा ने क्या करा, रमेश ने बताया कि सतेंद्र चाचा मनेरी बीघा गए और एक बोके को, जो खसी बनाने का कार्यक्रम हो रहा था, उसमें जो उसका अंडकोश काटा गया था, रमेश चाचा उसे ले आए उठा करके। सतेंद्र चाचा उसको उठा करके ले आए और रमेश बबुआ को एक टांका इधर मारा और एक टांका उधर मारा, और कहा अब तुम्हारा यहाँ का खालीपन भर गया है, अब तुम्हें यहाँ पे वो 50-50 ग्राम वाली बाट टांगने की जरूरत नहीं है, वो मुझे वापस दे दो, और तुम्हें ये खालीपन महसूस नहीं होगा चलने में, और किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी। जब रमेश बबुआ ने मुझसे ये कहा, तब मैंने कहा तुम्हारा दिमाग बिल्कुल ही खराब हो गया है, या तो सतेंद्र चाचा के बस में तुम पूरी तरह से हो, तुमने ये उनको कैसे अलाउ किया कि वो फिर तुम्हारे साथ ऐसा खिलवाड़ कर सके। तो रमेश ने बताया कि भैया मैंने ऐसा अलाउ नहीं किया था, नहीं उन्होंने मुझे पहले बताया था, उन्होंने शाम को मुझे पानी पिलाई सोते वक्त गिलास में ढाल के, और उसके बाद मैं गहरी नींद में सो गया, और जब मैं सुबह उठा तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारी परेशानी का मैंने हल निकाल दिया है, और मैंने जो है आज मैं ऐसे ऐसे लेके आया था, और तुम्हारे अंदर मैंने बकरी के बछड़े का अंडकोश वापस लगा दिया है। वो काम तो नहीं करेगा, लेकिन तुम्हें जो खालीपन फील होता है वो खालीपन भी फील नहीं होने देगा। तो अब ये बातें जो है सर के ऊपर गुजर रही थी, और रमेश बबुआ ने मुझे ये बताया कि अब तो मुझे और भी खराब लगता है, क्योंकि मैं जब देखता हूं अपने ही अंग को तो मुझे याद आता है कि ये तो बछड़े का, बकरी के बछड़े का
अंग मेरे सामने वहां लगाया गया है, तब मैं अपने ही उस अंग के आसपास छूने में भी डरता हूं। अजीब सा मुझे फील होता है और मैं चाहता हूं कि इसको वापस हटा दिया जाए, जिसके लिए सतेंद्र चाचा किसी भी तरह से राजी नहीं हो रहे। तो मैंने रमेश को कहा कि अब समय आ गया है रमेश, जब हिम्मत करो और अपने पिताजी से सब कुछ कहने का प्रयास करो। जब तक ये बात बताई नहीं जाएगी तब तक ये बात और इसका कोई समाधान मिल भी नहीं सकता। और ये एक इंसान के बेवकूफ़ी की पराकाष्ठा थी, जो अपने पागलपन में एक बच्चे के ऊपर प्रयोग पर प्रयोग किया जा रहा था। अब रमेश से मैंने कहा कि मुझे अपनी वो जो चाचा ने किया है वो मुझे दिखाओ। अब जब मैंने उसे देखा तो मैंने देखा कि जो उसे टांके लगाए गए हैं वहां पश बन रहा है, वहां पे मवाद बढ़ेगा और उससे वहां पे घाव होने लगेगा। तो मैंने रमेश को कहा कि अब जो कुछ भी हो रहा है ये बहुत ही गलत हो रहा है और अब समय आ गया है जब इसका भेद खोल दिया जाए। रमेश ने यह कह के मुझे कहा कि मुझे नहीं पता कि अब इसके बाद क्या होगा भैया, लेकिन आप पापा को जैसे भी समझाइएगा, अच्छे से समझाइएगा, ताकि पापा मुझे ना मारें, पापा से मुझे मार ना पड़े। अब मेरी जिम्मेदारी हो गई थी कि मैं चाचा जी को बताऊं कि इस रमेशवा के साथ क्या हुआ है, और ये रमेशवा का ध्यान कभी भी पढ़ाई में नहीं लगेगा, क्योंकि इसका ध्यान तो पूरी तरह से वहीं मूलाधार चक्र में जाकर के अपने अंडकोश पर टिक गया है, और ये कभी भी पढ़ाई करने में नॉर्मल बालक की तरह पढ़ाई नहीं कर सकेगा। एक मेधावी बालक आज इस हालत में खड़ा है और इसके जिम्मेदार वो सतेंद्र चाचा हैं, जिसे जरूरत है कि तुरंत ही सतेंद्र चाचा से रमेशवा को अलग किया जाए और सतेंद्र चाचा को उनके किए की सजा भी दी जाए। और जब चाचा जी लिवाने आए रमेश को उस दिन शाम को, तो मैंने चाचा जी से कहा कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है जो मैं कल दिन में करना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप एक बार मेरे पास, जब आप 10 बजे के आसपास बाजार आए तो उसके बाद एक आध घंटे के लिए आइएगा। अगले दिन चाचा जी आए, उनको मैंने पूरी वस्तु स्थिति बहुत ही सलीके से समझाई और यह भी समझाया कि रमेश अभी किन परिस्थितियों में फंसा हुआ है। चाचा जी से जब मैंने रमेश की हालत बताई, तब थोड़ी देर के बाद चाचा जी खुद उठे और जाकर के वापस रमेश को ले करके आए, और उसके बाद फिर मेरे सामने उन्होंने रमेश से सारी बातें पूछी और रमेश की जो समस्या थी उसको देखा। वो देख के डिप्रेस्ड भी थे, परेशान भी थे, हैरान भी थे, और वो समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे उनको रिएक्ट करना है। अभी उन्होंने वहां से रमेश को हटा दिया और फिर मुझसे कहा कि एक पिता होने के नाते मैं शर्मिंदा हूं, लेकिन समझ नहीं पा रहा हूं अभी कि हमको क्या करना है। लेकिन एक बात बताना है कि रंजन, तुम इस बात को किसी और को बताए हो? तो मैंने कहा चाचा बिल्कुल नहीं, रमेश ने मुझसे साझा किया है, ये बात सिर्फ मैं जानता हूं और रमेश जानता है, और रमेश ने जिस चीज से बताया होगा सिर्फ वो जानते हैं। तो चाचा जी ने मुझसे एक वादा लिया कि ये बात और किसी से मत बताना, अपने घर में भी किसी से मत बताना और बाहर भी किसी से मत बताना, नहीं तो रमेशवा की मम्मी सुनेगी तो उसको हार्ट अटैक हो जाएगा, हार्ट फेल हो जाएगा। मैंने चाचा जी को भरोसा दिया कि आप मेरे तरफ से निश्चिंत रहिए, लेकिन मैं नहीं जानता कि अब रमेश का भविष्य क्या है, क्या ये इलाज के द्वारा ठीक होगा, या फिर जो सतेंद्र चाचा ने इसे डराया है कि इसे किन्नर उठा के ले जाएंगे, ये बात अब आगे सच होगी, क्या होगा ये मुझे नहीं पता। और अब आप बड़े लोग मिल करके इसका निर्णय लीजिए।
चाचा ने मुझे भरोसा दिया कि आगे कोशिश करेंगे कि इसका इलाज कराएं। और उसके बाद रमेश बबुआ को पटना ले जा करके इसी बीमारी के बहाने घर में भी सबसे छुपा के कि इनको क्या हुआ है, बुखार जॉन्डिस ज्यादा दिन रह गया, ठीक नहीं हो रहा है, वीकनेस नहीं जा रही, तो इसलिए पटना ले जाना है। ये बहाना बना करके रमेश बबुआ को उनके पिताजी पटना ले गए। कई सर्जनों से राय ली गई और सर्जनों की राय के बाद रमेश बबुआ की पुनः सर्जरी की गई और सर्जरी करके पहली बार किसी बच्चे में किसी दूसरे तुरंत मरे हुए व्यक्ति का जो पोस्टमार्टम हाउस में लाया गया था उसका अंडकोश ला करके उसका ट्रांसप्लांटेशन किया गया। डॉक्टरों ने चाचा को यह भरोसा दिया था कि हम नहीं जानते ये प्रयोग कर रहे हैं, ये सफल होगा या असफल। ये ट्रांसप्लांटेशन अगर सफल हुआ तो इसके चांस 10% हैं, असफल होने के चांस 90% हैं। लेकिन ये जो बच्चे की समस्या है, उसे वहां खालीपन महसूस होता है, ये जो सर्जरी द्वारा उसका अंडकोश निकाल दिया गया है, कम से कम इतना तो लाभ जरूर हो जाएगा कि वो एक नॉर्मल इंसान की तरह दिखेगा और उसे वापस वहां पे अपना अंडकोश महसूस होगा। ये कामयाब होगा ये ट्रांसप्लांटेशन या नहीं, ये पुनः उसी तरह से काम कर सकेगा कि नहीं जैसे एक पुरुष में काम करता है। और ये एक पुरुष को पिता बनाने के लिए जरूरी होता है इस अंग का होना। तो ये सारी चीजें, सारे फंक्शन काम करेंगे कि नहीं, इसकी संभावना तो सिर्फ 10% है। लेकिन ये संभावना तो 100% है कि इस बच्चे को ये जो अंग की कमी खल रही है और इसके चलते जो ये कह रहा है कि इसे चलने में परेशानी है, इसका कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है और इसका ध्यान पूरे समय वहीं पे टिका रहता है, इससे लाभ होगा। तो एक जटिल ऑपरेशन और जटिल सर्जरी के बाद रमेश बबुआ पुनः अपने उस अंग को प्राप्त कर सके जो उन्होंने खो दिया था। इनफैक्ट अपने अंग को नहीं प्राप्त कर सके, एक किसी तुरंत के मरे हुए मुर्दे का जिसका पोस्टमार्टम होना था, सड़क दुर्घटना में जिसकी मृत्यु हुई थी, उसका अंग उनको तुरंत जिसका पोस्टमार्टम हो रहा था वहां से ला करके इनके अंदर ट्रांसप्लांट किया गया। कालखंड गुजरा, बीच बीच में चाचा से रमेश का हाल लेते रहे, बीच बीच में रमेश से भी मुलाकात होती रही। ये बातें और कोई नहीं जान पाया। ये बातें मैं जानता था, चाचा जानते थे, रमेश जानता था और वो सतेंद्र चाचा जानते थे। रमेश बबुआ के पिताजी ने सतेंद्र चाचा को जहां वो ड्यूटी करते थे वहीं जाके उनको कितना मारा ये वो जानते हैं या सतेंद्र चाचा ही जानते हैं। लेकिन इसका कोई समाधान तो था नहीं। फिर एक दिन बातों बातों के क्रम में जब चाचा जी मेरे पास बैठे थे तब मैंने पूछा कि चाचा अब तो रमेश का स्वास्थ्य ठीक है और सब परेशानी खत्म हो गई है। तब उन्होंने कहा कि कहाँ ठीक है, रमेशवा तो ठीक हो गया हो लेकिन मैं बीमार पड़ गया हूं। तब मैंने पूछा आपको क्या हो गया। तब उन्होंने बताया कि एक ही औलाद था, एक ही लड़का था और उसी के चलते कुल वंश को आगे बढ़ना था। तब तो कुल वंश का नाश ही होना तय है, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि 10% ही तो चांस है कि आगे इससे हमारा वंश चलेगा, आगे मेरे खानदान में कोई और बच्चा होगा। अब मुझे भी इन बातों की उस वक्त तक उतनी गहरी समझ तब थी नहीं, तो मैं भी खामोशी से सिर्फ चाचा की बातें सुन रहा था। उनके चेहरे पर जो कि हमेशा एक मुस्कुराहट रहती थी, उसके बदले चिंता की गहरी लकीरें दिख रही थी। और चाचा जी ने कहा जैसी ईश्वर की मर्जी, जैसी भी हो,
और उसके कुछ महीने गुजर गए। उसके बाद पता चला कि रमेश बबुआ के एक छोटे भाई का जन्म हुआ है। तो चाचा को यह कॉन्फिडेंस नहीं था कि रमेश बबुआ के भरोसे हमारा खानदान आगे चलेगा। तो चाचा ने खुद एक पुत्र के 16-17 साल की उम्र होने के बाद उन्होंने फिर से प्रयास किया और फिर रमेश बबुआ का एक भाई पैदा हुआ। और वो भाई तब पैदा हुआ जब रमेश बबुआ की उम्र 17 साल थी और रमेश बबुआ के पिताजी पूरी तरह से उनसे निराश थे और उन्हें उम्मीद नहीं थी कि रमेशवा के कारण अब मेरा खानदान में कोई वंश उपजेगा। अब इस कहानी को तो हम यहीं पे विराम देते हैं। रमेश बबुआ के जो भाई हुए उनका इस कहानी में दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, इसलिए आगे उधर जिक्र करने की जरूरत नहीं है। लेकिन रमेश बबुआ ने ऐसा कारनामा किया जिसके कारण इसके पिताजी विवश हुए। इसके 17 साल की उम्र में अपने खानदान को चलाने के लिए पुनः एक दूसरा पुत्र पैदा करने के लिए। अब कालांतर की बात अगर आप पूछेंगे तो कालांतर में कहानी यह है कि रमेश बबुआ की शादी भी होती है और वो 3-4 बच्चों के पिता भी बनते हैं। अब नहीं पता कि डॉक्टर साहब ने जो 10% सफलता बताई थी वो सफलता मिल गई या फिर पहले तो रमेश बबुआ हमारे छोटे भाई थे। जब से पसाकलॉजी भौजी का ब्याह हुआ हमारे भैया संग, हमारे बुढ़ऊ प्रोफेसर के संग, तब से रमेश बबुआ बन गए साला, उनकी पत्नी बन गई सलहज। तो अब हमें यह नहीं पता कि साले साहब की नाकामी, साले साहब रमेश बबुआ की नाकामी को छुपाने के लिए सलहज साहिबा ने वो जितने भी बच्चे उनके आंगन में खेलते हैं ये सब मायके से पसाकलॉजी भौजी के जैसी ही व्यवस्था बना के दहेज में लाई है। अब आज भी कोई नहीं जानता कि रमेश बबुआ का वो ट्रांसप्लांटेशन सफल था या असफल। यह खुद ही रमेश बबुआ को ही केवल पता होगा। लेकिन सच इतना जरूर है कि रमेश बबुआ के खाते में 3-4 बच्चों के पिता का नाम दर्ज है। अब ये रमेश बबुआ की पसाकलॉजी भौजी उपन्यास में आगे बड़ी भूमिका है। तो ये 2 सांडों की लड़ाई से शुरू हुई ये रमेश बबुआ की कहानी, ये तो अभी यहां पे विराम लेती है। अभी इसके आगे पसाकलॉजी भौजी के घर में जाकर के देखेंगे आगे के चरित्रों को कि पसाकलॉजी भौजी के पिताजी का जन्म कैसे हुआ और उनके दादाजी, उनके जीवन में लहसुन गंधा कैसे आई। उनकी पहली पत्नी की मृत्यु के बाद उनके घर में लहसुन गंधा कैसे आई और रमेश बबुआ के सौतेले मामू पराजित मिसिर ये सब दुनिया में कैसे आए। तो अब मास्टर रामदीन की प्रेम कहानी हम आपको आगे बताएंगे। जुड़े रहिए। और इसका अगला अंक शुक्रवार को नहीं आएगा, जन्माष्टमी होने के कारण इसका अगला अंक अब आपको अगले सप्ताह में सोमवार को आएगा। तारीख होगी 22 अगस्त। आप देख रहे हैं पसाकलॉजी भौजी एंड प्रोफेसर पुराण। मैं हूं रंजन कुमार। सभी प्रेमी मित्रों को नमस्कार।